हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। आज का टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि हम आज के टॉपिक में पढ़ रहे हैं भारत के जो प्रमुख पठार हैं उनके बारे में। ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं? भारत के प्रमुख पठार। दोस्तों, पट पहाड़ का शिखर होता है। ठीक है, पठार और पहाड़ में सिर्फ अंतर ये है, पहाड़ का क्या होता है, इस प्रकार से पहाड़ के शिखर होते हैं, जबकि पठार का कोई शिखर नहीं होता है। ठीक है, पहाड़ इस प्रकार से, पठार इस प्रकार से होते हैं। ठीक है, तो पहाड़ का तो क्या होता है, शिखर होता है, जबकि पठार का कोई शिखर नहीं होता है। पठार पहाड़ों की तरह ही ऊंचे होते हैं, परंतु क्या होते हैं, ये पठार जो होते हैं, पठार पहाड़ों की तरह ऊंचे होते हैं, लेकिन ये ऊपर से समतल मैदान रूपी होते हैं। ठीक है, ऊंचे होते हैं, लेकिन क्या होता है, इनके ऊपर मैदान समतल रहता है, नीचे पठार ये बने हुए होते हैं। ठीक, इसी प्रकार अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं तथा पश्चिम घाट के पठार जो आते हैं, किस में आते हैं, पठारी श्रेणी में आते हैं। अरावली पहाड़ी यहाँ जो पूर्वी की ओर हैं तथा पश्चिम जो पहाड़ियाँ हैं, पश्चिम घाट की जितनी भी पहाड़ियाँ हैं वो किस में आते हैं, पठार में आते हैं। अच्छा, ये लाइन दो बार लिखी गई क्या? ठीक है, भूमि पर मिलने वाले द्वीपीय श्रेणी के स्थल रूपों में पठार सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, स्थल के जितने भी रूप हैं और द्वितीय श्रेणी का है पर्वत, पठार और मैदान, कितनी श्रेणी के उच्चावच हैं, ये द्वितीय श्रेणी के उच्चावच हैं। तो भूमि पर मिलने वाले जो द्वितीय श्रेणी के स्थल रूपों में पठार क्या है, अत्यधिक महत्वपूर्ण है। ठीक, और संपूर्ण धरातल के 33% भाग पर इसका विस्तार पाया जाता है। और जितना धरातल है, संपूर्ण जितना धरातल है, उसके क्या है, 33% भाग पर पठार पाए जाते हैं। कितने? 33% भाग पर पठार पाया जाता है। अथवा हम कह सकते हैं धरातल का विशिष्ट स्थल रूप जो अपने आसपास की जमीन से पर्याप्त ऊंचा है। ठीक है, धरातल का एक विशिष्ट रूप जो अपने आसपास की जमीन से पर्याप्त ऊंचा है और जिसका ऊपरी भाग क्या है, चौड़ा और सपाट हो, पठार कहलाता है। यही पठार की डेफिनेशन बन जाती है कि धरातल का विशिष्ट स्थल रूप, जैसे ये धरातल का विशिष्ट स्थल रूप है। ठीक, धरातल का क्या है, ये विशिष्ट स्थल रूप है और जो अपने आसपास की जमीन से पर्याप्त ऊंचा है, और इसके आसपास ये जमीन है, इसे आप जमीन मान लो, इसके आसपास ये जमीन है। ठीक, आसपास की जमीन से पर्याप्त ऊंचा, अब इससे इस प्रकार से यह ऊंचा है और ऊंचा होने के साथ साथ क्या है, यह समतल है और चौड़ा है। क्या है, ऊंचा होने के साथ साथ यह समतल और चौड़ा है, सपाट कर समतल या चौड़ा है, समतल और चौड़ा है, तो इसको क्या कहा जाता है, पठार कहा जाएगा। और सागर तल से इसकी ऊंचाई केवल और केवल लगभग 600 मीटर होती है। कितनी होती है? तो सागर तल से पठार की ऊंचाई 600 मीटर, 600 मीटर होती है। सागर तल का अर्थ है समुद्र तल से इसकी हम यदि ऊंचाई को मापते हैं। चलिए, अब थोड़ा सा कुछ पठारों के बारे में जान लेते हैं जो भारत के प्रमुख पठार हैं। तो उत्तरी भारत में पठार नहीं है, इसलिए मैप को ऊपर किया गया है। सबसे पहला पठार हमारे पास बुंदेलखंड का पठार। ठीक, उसके बाद दूसरा पठार है मालवा का पठार, शिलोंग का पठार, मेघालय की राजधानी है शिलोंग, कहाँ पे है, मेघालय में। छोटे नागपुर का पठार, ठीक है, बघेलखंड का पठार, दक्कन का पठार, ठीक है, दंडकाराया का पठार, ये तेलंगाना का पठार। ठीक, और ये अगला वाला जो पठार है कर्नाटक का पठार। ठीक है, ऐसे ही एक एक पठार के बारे में हम अब विस्तार से जानेंगे। ठीक है, ये हमने मैप द्वारा देख लिया, अब थोड़ा विस्तार से इसके बारे में जानते हैं। चलिए, थोड़ा सा
पहले पठारों का वर्गीकरण के बारे में जान लेते हैं, ठीक है, कि कितने प्रकार के पठारों को बांटा गया और कैसा वर्गीकरण इनका होता है। तो अंतर्जात बलों से उत्पन्न जो पठार हैं वो उनको क्या कहा जाता है। तो अंतर्जात बलों से उत्पन्न पठारों को सबसे पहले देखेंगे हम अंतर पर्वतीय पठार, ठीक है। कौन सा पठार? अंतर पर्वतीय पठार। ऐसे पठारों का निर्माण भूगर्भ की आंतरिक शक्तियों के परिणाम स्वरूप, ठीक है। ऐसा पठारों का निर्माण कैसे होता है? तो भूगर्भ की जो आंतरिक शक्ति हैं, जैसे बाढ़, क्या हो गया, ज्वालामुखी विस्फोट हो गया और हमारा भूकंप हो गया, ठीक है, जब पृथ्वी का हिलना डुलना होता है, तो ऐसे पठारों का निर्माण भूगर्भ की आंतरिक शक्तियों के परिणाम स्वरूप उच्च पर्वत श्रेणियों के निर्माण के साथ ही पूरा होता है, ठीक है, तथा ये चारों ओर पर्वतों से घिरे हुए होते हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसे पठार होते हैं जिनका निर्माण कैसे होता है? भूगर्भ की आंतरिक शक्तियों के कारण। जब कहीं पे भूकंप आया होगा तो उनकी आंतरिक शक्तियों के कारण क्या होता है, ऐसे पठारों का निर्माण होता है। और ये पठार क्या होते हैं? चारों तरफ उच्च पर्वत श्रेणियों से इस प्रकार घिरे हुए होते हैं, ठीक है। चारों तरफ क्या होता है? उच्च पर्वत श्रेणियों से घिरे हुए होते हैं ये पठार, ठीक है। तो इन पठारों को क्या कहते हैं? अंतर पर्वतीय पठार कहा जाता है, ठीक है। ये बीच का हम देख लेते हैं कि ये क्या है, पहाड़ का, ये पठार का हिस्सा मान लेते हैं। ये चारों ओर से पर्वतों द्वारा जो इसको घेरा गया है, ठीक। दूसरा पठार हमारे पास पर्वत पदीय पठार। कौन सा पठार है? पर्वत पटीय पठार। ये किस प्रकार से होता है? तो उच्च पर्वतों की तलहटी से स्थित पठारों को पीडमांट पर्वत पदीय या गिरिपथ पठार कहते हैं, ठीक है। उच्च पर्वतों की तलहटी में स्थित जो ये ऊंचे पर्वत हैं, इस प्रकार से ऊंचे पर्वत हैं और इनकी तलहटी में जब इनकी तलहटी में इनके तल पे यदि कोई पठार है, पीडमांट पर्वतीय पदीय पठार या गिरिपदीय पठार कहा जाता है इनको, ठीक है। गिरिपदीय इसलिए कहा जाता है, पद का अर्थ होता है चरण। क्या होता है? पद का अर्थ होता है चरण और गिरि का अर्थ होता है पर्वत। क्या होता है? गिरि का अर्थ होता है पर्वत। तो पर्वत की तो जो पर्वत है उसके चरणों के नीचे जब ये पठारी भाग देखने को मिलते हैं तो ऐसे पठारों को गिरिपदीय पठार या पर्वत पदीय पठार कहा जाता है। एक तरफ से पर्वतों से घिरे हुए पठार अर्थात पर्वतों के सहारे विस्तृत पठारों को पर्वत पदीय पठार कहा जाता है। उदाहरण के लिए, अभी उदाहरण के लिए क्या है, अमेरिका महाद्वीप के अल्पेशियन, कौन सा? अमेरिका महाद्वीप का अल्पेशियन श्रेणी के पूर्वी ढाल के सहारे विस्तृत पिडमांट का जो पठार है इसी प्रकार का उदाहरण है। कौन सा पठार? तो अमेरिका का अल्पेशियन पठार है, जो कहाँ पे? अमेरिका की पूर्वी श्रेणी की पूर्वी ढाल पर स्थित है। और ऐसा पठार को क्या कहा जाता है? वहाँ पे पिडमांट का पठार कहा जाता है। और किसका उदाहरण है? सबसे बढ़िया उदाहरण किसका है? पर्वतीय पदीय पठार का उदाहरण है अल्पेशियन श्रेणी का पठार। और अल्पेशियन श्रेणी कहाँ पे है? अमेरिका में है, ठीक है। थोड़ा सा तटीय पठार के बारे में भी जान लेते हैं। तो ये कौन से पठार होते हैं? ये सागर तटीय क्षेत्रों पर स्थित होते हैं, ठीक है। कोई सागर है, ठीक है, कोई सागर है और उसके तट के क्षेत्रों पे ऐसे पठार स्थित होते हैं। तट का अर्थ होता है किनारा, ठीक है। तो ऐसे पठार क्या होते हैं? सागरों के तटीय क्षेत्रों पर स्थित होते हैं। भारत के पश्चिमी और पूर्वी तटों पर ऐसे ही पठार देखे जाते हैं, ठीक है। ये भारत के दो तट हैं, पश्चिम तट और पूर्वी तट, ठीक है। तो ऐसे पठारों को कहाँ पर देखा जाता है? तो भारत के पश्चिमी और पूर्वी तटों पर ऐसे पठार देखे जाते हैं। इसका प्रमुख जो उदाहरण है, तो तमिलनाडु राज्य में स्थित, किस राज्य में? तमिलनाडु राज्य में स्थित कोरोमंडल का जो पठार है, जी, कोरोमंडल का जो पठार है, इनका निर्माण कैसे हुआ है? नदियों के
अवसादन क्रिया द्वारा निमज्जन तथा उन्मज्जन किससे हुआ है? नदियों के अवसादन क्रिया के द्वारा निमज्जन तथा उन्मज्जन क्रिया के परिणाम स्वरूप हुआ है। ठीक है, तो तटीय पठार का सबसे प्रमुख बढ़िया उदाहरण कौन सा है हमारे पास? तमिलनाडु राज्य में स्थित कोरोमंडल का पठार। ठीक, अगला पठार हमारे पास आता है गुंबदकार पठार। ठीक है, गुंबद के आकार का भी एक पठार होता है। पृथ्वी की आंतरिक हलचलों के कारण जब किसी भाग में गुंबद के आकार का हो जाता है तो ऐसे पठार को क्या कहा जाता है? गुंबद का पठार कहा जाता है। ठीक है, गुंबद का पठार, ऐसे पठार को क्या कहा जाता है? गुंबदकार पठार कहा जाता है। ठीक है, तो गुंबदकार पठार है, इसका क्या होता है? इसका जो बीच का भाग होता है, ठीक है, बीच का भाग क्या होता है? इसका ऊंचा होता है। इस प्रकार से बीच का भाग इसका ऊंचा होता है तथा किनारे वाले भाग गोलाकार होते हैं। और इस प्रकार से ये किनारे वाले जो भाग हैं ये कैसे होंगे? गोलाकार। बीच का भाग इसका ऊंचा होता है और किनारे वाले भाग इसके ऊंचे होते हैं। जैसे ओरजाका का पठार, छोटा नागपुर एवं रामगढ़ का पठार। ठीक है, तो कौन कौन से पठार ऐसे हैं? एक हमारे पास है छोटा नागपुर का पठार, छोटे नागपुर का पठार। ठीक है, और दूसरा पठार कौन सा है? ओजक्रा, ओ जकरा, ओजक्रा का पठार, ओजरका का पठार एक, और एक रामगढ़ का भी पठार हमारे पास उदाहरण है इसका, रामगढ़ का पठार। तो ऐसे कौन से कैसे पठार हैं? गुंबदकार पठार हैं, जिनका क्या होता है? बीच का जो सिरा होता है वो ऊपर ऊपर होता है, लेकिन जो इसके किनारे के सिरे होते हैं, किनारे के जो इसके भाग होते हैं वो कैसे होते हैं? वो गोलाकार होते हैं। ठीक है, अगला जो पठार है महाद्वीपीय पठार। कैसा पठार है? महाद्वीपीय पठार जब पृथ्वी के भीतर जमा लैखोलित भूपृष्ठ के अपादन, ठीक है, जब पृथ्वी के भीतर जमा लैखोलित होता है जो पदार्थ भूपृष्ठ के अपर्दन के कारण सतह पर उभर आते हैं। ठीक है, पृथ्वी की सतह पर उभर आते हैं तब ऐसे पठार बनते हैं। ठीक है, इस प्रकार के पठार कब बनते हैं? जब पृथ्वी के भीतर जमा लैखोलित जो पदार्थ होता है वो भूपृष्ठ के अपर्दन के कारण सतह पर उभर आते हैं और तब ऐसे पठार बनते हैं। ठीक है, ऐसे पठारों का निर्माण पटल विरूपणी बलों द्वारा होता है। कैसे होता है? पटल विरूपणी, ऐसे पदार्थों का निर्माण कैसे होता है? पटल विरूपणी बलों द्वारा होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ज्वालामुखी का लावा काफ़ी बड़े क्षेत्र में विस्तार हो जाने से ऐसे पठारों का निर्माण हो जाता है। और कभी कभी ऐसी स्थिति आती है कि जब ज्वालामुखी क्या होता है? जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है और उस ज्वालामुखी विस्फोट होने से क्या होता है? ज्वालामुखी विस्फोट होने से ये क्या है? ज्वालामुखी इस प्रकार से बहुत दूर दूर के क्षेत्रों में फैल जाता है। ठीक है, और जब यह दूर दूर के क्षेत्रों में विस्तृत हो जाता है तो ऐसे कारण से भी ऐसे पठारों का निर्माण होता है। ये ऐसे पठार होते हैं जो समुद्र तटीय मैदानों और, ठीक है, समुद्र तटीय मैदानों से घिरे होते हैं तथा और ये तो एक समुद्र तटीय मैदानों से घिरे होते हैं और दूसरे ये मैदानों से घिरे हुए होते हैं। ठीक है, समुद्र के तटों से और मैदानों से ये घिरे होते हैं। समुद्र तट तथा मैदानों में इनका क्या है? उभार स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। ठीक है, समुद्र तट में तथा मैदान जो हिस्से होते हैं वहां पर इनका उभार जो क्या है? महत्वपूर्ण या खूब अच्छे तरह से दिखाई देता है। ठीक है, तो
इस प्रकार के पठार हमें कहाँ पर देखने को मिलते हैं? भारत का प्रायद्वीप पठार इसका एक प्रमुख उदाहरण है। किसका? महाद्वीपीय पठार का। ठीक है, कुछ और उदाहरण भी हमको देखने को मिलते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया का पठार हो गया, अरब का पठार हो गया, अफ्रीका का पठार हो गया। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका का ऐसा पठार है। कुछ नई रिसर्च हुई हैं, नवीन रिसर्च हुई हैं, और उन रिसर्चों से पता चला है कि जो अंटार्कटिका तथा न्यूजीलैंड के पठार हैं, कहाँ के? अंटार्कटिका और न्यूजीलैंड के जो पठार हैं, ठीक है, अंटार्कटिका न्यूजीलैंड के जो पठार हैं, उन पठारों को भी नवीन महाद्वीपीय पठारों की श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, अंटार्कटिका और न्यूजीलैंड के जो पठार हैं, जब इनकी खोज हुई है तो इनको भी महाद्वीपीय पठारों के अंतर्गत शामिल किया जाता है। और कैसे पठार हैं? नवीन महाद्वीपीय पठार हैं। इस प्रकार के जो नवीन पठार हैं, इनको हम सील्ड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इन पठारों को सील्ड भी कहा जाता है। सील्ड भी इन पठारों को कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर ऐसे सील्ड के नवीन युक्त पठार हमें कहाँ देखने को मिलते हैं? तो जैसे लॉरेंसियन या कनाडियन सील्ड, ब्राजील सील्ड या साइबेरियन सील्ड। कौन कौन से? लॉरेंसियन सील्ड, या इसको हम कनाडियन सील्ड भी कहते हैं। दूसरा कौन सा है? ब्राजील सील्ड, जिसको ब्राजील सील्ड, और तीसरा है साइबेरियन सील्ड। तो ये क्या है? नवीन महाद्वीप पठारों के उदाहरण हैं। ब्राजील सील्ड। अगला जो पठार है, बहिर्जात बलों से उत्पन्न पठार। वो आंतरिक बलों के द्वारा उत्पन्न पठार थे, और ये क्या है? बहिर्जात, मतलब बाहर से जब पृथ्वी में कोई ऐसी शक्ति, जैसे पवन हो गया हमारा, नदियाँ हो गई और हिमानी हो गई, तो इनके द्वारा जो उत्पन्न पठार होते हैं उनको क्या कहा जाता है? बहिर्जातीय उत्पन्न पठार। तो सबसे पहला है जलीय पठार। नदियों द्वारा सागरों में पहुंचने से पूर्व उनके द्वारा बहाए गए निक्षेपों के जमाव से जो पठार बनते हैं, उनको क्या कहा जाता है? जलीय पठार कहा जाता है। दूसरा पठार है वायव्य पठार। इन पठारों का निर्माण वायु के परिवहन तथा निक्षेपण के परिणाम स्वरूप होता है। ठीक है, वायु के निक्षेपण एवं परिवहन के फलस्वरूप ऐसे पठारों का निर्माण होता है। ठीक है, अगला जो पठार है हमारे पास, कौन सा है? हिमानी का पठार। हिमानी का पठार कौन सा है? तो पर्वतीय क्षेत्रों में कई भूभाग हिमानी क्रिया से अपरदन पर निक्षेपण के कारण पठारों में बदल गए हैं, जैसे ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका का पठार। तो क्या होता है? पर्वत क्षेत्रों में कई भूभाग हिमानी से अपरदन के निक्षेपण तथा पठारों में बदल गए। जब हिमानी का जब निक्षेपण होता है, बर्फ का जब निक्षेपण होता है, तो उसके निक्षेपण की क्रिया के द्वारा क्या होता है? ये पठार क्या बदल जाते हैं? ये निक्षेपण होने के कारण क्या हो जाते हैं? पठारों में बदल गए हैं, हिमानी द्वारा जब निक्षेपण हुआ है। जैसे ग्रीनलैंड का जो पठार है, कैसा है? हिमानी से निर्मित पठार है। ठीक है, अब अगला जो पठार है, उष्णता पठार। ऐसे पठारों की उत्पत्ति ज्वालामुखी उद्गार के समय लावा के धरातल पर फैलकर जमा हो जाने के कारण हो जाती है। और उष्ण जो पठार होते हैं, ऐसे पठार होते हैं जब क्या होता है? ज्वालामुखी विस्फोट होता है और या ज्वालामुखी उद्गार होता है, तो उद्गार के समय जब लावा दूर दूर तक फैलने लग जाता है, तो ऐसे पठारों को क्या कहा जाता है? तो ऐसे पठारों को उष्ण पठार कहा जाता है। आज के लिए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं मेरे भाइयों। कल हम पढ़ेंगे मालवा का पठार, जो क्या है? जलवायु के आधार पर भी हम कुछ पठारों को पढ़ लिया है, अब पढ़ेंगे हम मालवा का पठार। ठीक है, तो तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। दोस्तों, तब तक पढ़ाई करते रहिए और करते रहिए। ठीक है, इतना करिए कि सक्सेस होना
सबके लिए बहुत ज़रूरी है।